देख रहे हैं अनहोनी। चाय की दुकान पर बैठा मैं अपनी चाय का इंतजार कर ही रहा था कि तभी इतने में ही रिजाल काका वहां पहुंच गए। उन्होंने पहले तो मुझे एक नजर गौर से देखा, शायद पहचान नहीं पा रहे होंगे, और फिर थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद बोले, अरे नीरज, तुम हो क्या? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर काका ने फिर पूछा, इतने सालों बाद गांव कैसे आना हुआ? इस पर मैंने कहा, जी बस काम से छुट्टी मिली तो आ गया, बस आज सवेरे ही आया हूं। इस पर रिजाल काका बोले, चलो अच्छा हुआ सवेरे आ गए, वैसे भी रात बिरात ज्यादा घूमना ठीक नहीं है। काका की आवाज में एक अजीब सा डर घुला हुआ था, जिस पर मैंने कहा, क्या बात है काका, रात बिरात घूमना सही नहीं है? मतलब चोर वोर का डर है क्या? इस पर काका बोले, चोरों का नहीं, किसी और चीज का डर है, जानना चाहते हो? मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया, जिसके बाद काका ने शुरू की एक डरावनी दास्तां। दरअसल बात आज से 2 साल पहले की है। तुम तो जानते हो, मैं यानी रिजाल रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। एक दोपहर की बात है, मैं अपने घर पर खाना खा रहा था कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने गांव के मुखिया जी खड़े थे। तभी मुखिया जी बोले, रिजाल, कल कहीं दूर जाना है क्या तुमको? मुझे जरा कल पत्तापुर पहुंचा दोगे? मेरी बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। इस पर मैंने कहा, ठीक है मुखिया जी, कल की तैयारी कीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। हालांकि पत्तापुर हमारे गांव से काफी दूर है, मगर मुखिया जी की बात मैं टाल भी नहीं सकता था, जिस वजह से मैं राजी हो गया। अगले दिन करीब दोपहर 12 बजे तक हम लोग पत्तापुर के लिए रवाना हुए। जैसा कि सफर काफी लंबा था, ऊपर से रास्ता भी कुछ खास सही नहीं था, जिस वजह से पत्तापुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मुखिया जी की तरह ही मेरा भी वहां अच्छे से खान पान हुआ, जिसमें 1-1.5 घंटा और चला गया। मैं जब अपनी रिक्शा लेकर वहां से घर जाने के लिए निकला तो समय हो रहा था रात के 7 बजे का। हालांकि मुखिया जी ने मुझे वहां रुकने के लिए काफी बार कहा, मगर मैं नहीं रुका। ऐसे किसी के घर रुकना मुझे सही नहीं लगता, और अब रिक्शा में कोई सवारी भी नहीं है। सही से रिक्शा चलाऊंगा तो 3-4 घंटों में पहुंच भी जाऊंगा। लिहाजा मैं तेजी से रिक्शा लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। ऊपर से जंगल का रास्ता होने के कारण रास्ते पर और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा रास्ता एकदम वीरान पड़ा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो थी, मगर काफी दूर दूर पर, जिस वजह से आधी अधूरी रोशनी ही रास्ते तक पहुंच पा रही थी। मैं तेजी से रिक्शा की पेडल मारता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। लगभग 1.5 घंटों में ही मैंने आधा फासला तय कर लिया। अभी मैं रिक्शा चलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। उस वक्त मेरी रिक्शा कालीपुर के जंगलों को पार कर रही थी। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। खैर, मैं आगे बढ़ता चला गया। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सामने रास्ते के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। उसने अपने पूरे चेहरे को चादर से ढक रखा था और अपना हाथ हिलाकर मुझे रिक्शा रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने रिक्शा को उस आदमी के पास रोका, जिस पर वो आदमी बोला, अरे भैया, जरा काठग्राम कब्रिस्तान छोड़ दीजिएगा क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं भैया, वो तो उल्टी तरफ पड़ेगा, मैं उधर नहीं जा रहा। इतना कहकर मैं अपनी रिक्शा लेकर वहां से आगे बढ़ गया। अभी मैं रिक्शा चलाकर वहां से कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी फिर से मुझे
रास्ते के एक किनारे पर वही आदमी नजर आया। इस बार मैं थोड़ा परेशान हुआ। वो आदमी हाथ दिखाकर मुझे फिर से रुकने का इशारा कर रहा था। इस बार मैं उसके पास रुका और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई साहब, बोला ना आपको नहीं जा सकता उधर, एक बार में समझ नहीं आता क्या? इस पर वो आदमी बोला, थोड़ा अगर छोड़ ही दीजिएगा तो क्या जाएगा आपका, आपको मनचाहा भाड़ा दूंगा। तो इस पर मैंने कहा, भाड़े की बात नहीं है भाई साहब, अभी मैं उधर जाऊंगा तो फिर घर कब जाऊंगा, आप हटिए, मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर मैं वहां से आगे बढ़ गया। इस बीच मेरा काफी समय जाया हो चुका था, लिहाजा मैं तेजी से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं थोड़ा आगे गया ही था कि तभी तीसरी बार फिर से मुझे रास्ते पर वही आदमी नजर आया। इस बार वो आदमी रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। मैंने उसे पार करके आगे जाने की काफी कोशिश की, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। लाचार होकर मुझे रिक्शा रोकना ही पड़ा। वो आदमी अभी भी काठग्राम कब्रिस्तान जाने की ही जिद कर रहा था। हालांकि मैं इस बार भी उसे मना ही करता, मगर मैं जानता था कि ये बहुत जिद्दी किस्म का आदमी है। ये मेरे कहने पर नहीं मानेगा, जिस वजह से मैंने उसे रिक्शा में बिठा लिया और काठग्राम कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात अब और भी ज्यादा गहरी और काली हो चुकी थी। रास्ते पर अभी तक मुझे और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं रिक्शा चला ही रहा था कि तभी मेरे जहन में एक सवाल आया कि आखिर इस आदमी को कब्रिस्तान में क्या काम होगा, वो भी इतनी रात गए। और जहां तक मुझे पता है, काठग्राम कब्रिस्तान तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है। वहां अब किसी लाश को दफनाया नहीं जाता। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब एक बात पूछूं, आपको इस वक्त कब्रिस्तान में क्यों जाना है? वो कब्रिस्तान तो बंद हो चुका है। इस पर पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप रिक्शा चलाओ। मैं चुप हो गया और कुछ ना बोलकर रिक्शा चलाने लगा। कुछ देर ऐसे ही रिक्शा चलाने के बाद हम लोग काठग्राम कब्रिस्तान के पास पहुंचे। मैंने रिक्शा रोकते ही वो आदमी तुरंत रिक्शा से नीचे उतरा और फटाफट अपना भाड़ा मिटाकर कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा और जाते जाते पीछे मुड़कर बोला, सुनो, यहाँ रुकना मत, निकल जाओ। इतना कहकर वो आदमी अंदर चला गया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। मुझे अब शक होने लगा था, जिस वजह से मैं रिक्शा से उतरकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और उस आदमी के पीछे छिपते छिपाते जाने लगा। चलते चलते वो आदमी कब्रिस्तान के काफी अंदर एक कब्र के पास जाकर रुका और जमीन पर बैठकर कब्र के ऊपर कुछ लिखने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये कर क्या रहा है। कहीं कोई पागल वागल तो नहीं है, जिस वजह से उस आदमी को टोकते हुए मैंने कहा, क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? मेरी आवाज सुन वो आदमी एकदम से चौंकते हुए पीछे पलटा और बोला, तुमको कहा था ना चले जाने को, तुम गए क्यों नहीं? देख नहीं रहे कब्र के ऊपर मरने की तारीख मिट चुकी है, वही लिख रहा हूं। इस पर मैंने कहा, अच्छा, आपके किसी सगे संबंधी की कब्र होगी ना? इस पर उस आदमी ने जो कहा वो सुनने के लिए मैं कतई तैयार नहीं था। नहीं भाई साहब, ये कब्र तो मेरी ही है। इतना कहते ही उस आदमी के चेहरे पर लिपटा चादर अपने आप ही जमीन पर गिर गया। उस आदमी का चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह आदमी मुझे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मैं ये सब बर्दाश्त ना कर सका। मैं तुरंत भागकर कब्रिस्तान से बाहर निकला और रिक्शा लेकर सीधे घर पहुंचा।
और इस तरह से उस रात मैं मौत के मुंह में जाकर वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मेरे मामा जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे। अगर घर पर किसी से भी थोड़ी कहा सुनी हो जाती तो घर छोड़ने के लिए उनका एक पैर हमेशा उठा हुआ ही रहता था। उस शाम भी जब मामी जी और मामा जी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो मामा जी ने अपना बैटरी टॉर्च लिया और चल पड़े। गुस्से से लाल हो चुके मामा जी बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। अब चलते चलते तकरीबन 20-25 मिनट बीत चुके थे और मामा जी घर से काफी दूर निकल आए थे। गांव के कच्चे रास्ते पर चलते हुए जब मामा जी के पैर दुखने लगे तो वो रास्ते के किनारे पर बैठ गए। अब लगभग अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से थोड़ी देर पहले तक जो रास्ता सूरज की रोशनी में चमक रहा था, अब वही रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरा इस कदर छा चुका था कि टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। कुछ देर आराम फरमाने के बाद मामा जी फिर से आगे बढ़ने लगे। अब रात काफी हो गई थी और उन दिनों हमारे गांव में जंगली जानवरों का भी खतरा काफी बढ़ा हुआ था, मगर मामा जी इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़े जा रहे थे। अभी मामा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने की ओर 3-4 टिमटिमाती बत्तियां जलती दिखीं। जब मामा जी ने अपनी टॉर्च की लाइट उन बत्तियों पर डाला तो पाया कि ठीक उनके सामने कुछ दूरी पर 3-4 बच्चे खड़े हैं और वो लाल टिमटिमाती रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की आंखों से आ रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान की आंखें लाल कैसे चमक सकती है? और तो और इतनी रात गए 3-4 बच्चे इस सुनसान रास्ते पर आए तो आए कहां से? अभी मामा जी ये सोच ही रहे थे कि तभी मामा जी की नजर उन सभी बच्चों के पैरों पर गई तो उनके पैरों को देखकर मामा जी का पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उन सभी बच्चों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि भूत है। अब मामा जी के हाथ पैर फूलने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। देखते ही देखते वो 3-4 बच्चे मामा जी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब मामा जी का सारा खून सूखने सा लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब वो उन सभी भूतों के हाथों मारे जाएंगे कि तभी मामा जी ने हिम्मत जुटाया और वहां से अलग एक पतले रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जब एक बार मामा जी पीछे मुड़कर उन सभी भूतों की ओर देखा तो वो सभी भूत ना जाने क्यों जोर जोर से हंसे जा रहे थे। मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, मगर उनको इतना जरूर पता था कि अगर वो रुके तो उनकी मौत पक्की है। अपनी मौत को अपने पीछे समझकर मामा जी दौड़ते रहे कि तभी उन्हें कुछ दूर पर आगे एक छोटा सा घर दिखा। उस घर को देखकर मामा जी की जान में थोड़ी सी जान आई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर उस घर की तरफ जाने लगे। भागते भागते मामा जी उस घर के बंद दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से उस घर का दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर दरवाजा पीटने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला तो उनके दरवाजा खोलते ही मामा जी झट से घर के अंदर दाखिल हो गए। तो उन्हें इतना डरा और घबराया देख उस आदमी ने मामा जी से कहा, क्या वो बेटा तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिसके बाद मामा जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में अपनी पूरी आप बीती उस बुजुर्ग आदमी को बताई। तो मामा जी की पूरी आप बीती सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, वो बच्चे, अच्छा डरिए मत। इतना बोलकर उस आदमी ने घर के अंदर चिल्लाते हुए कहा, अभी मैं बैठे बैठे पानी का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मुझे 2-4 लोगों के एक साथ चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी और जैसे ही वो कदमों की आवाज मेरे थोड़ा नजदीक आई
तो मामा जी का पूरा शरीर वापस से कांपने लगा और हाथ पैर भी फिर से फूलने लगे, क्योंकि पानी का ग्लास लेकर कोई और नहीं बल्कि वही 3-4 बच्चे आए थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि आज उनकी मौत पक्की है कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहीं वो बच्चे ये लोग तो नहीं थे? उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मामा जी ने जब अपनी निगाहें उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मामा जी का कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा अब उन भूतिया बच्चों की तरह हो गया था। इसका मतलब वो बुजुर्ग आदमी भी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मामा जी वहां से उठकर भागने ही वाले थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी के भूतों ने मामा जी का गला पकड़ लिया, वो भी इतनी जोर से कि मामा जी उस भूत के शक्ति के आगे जिंदा लाश की तरह प्रतीत होने लगे। वो अपने गले को उस भूत के हाथों से छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही थी। अभी मामा जी मरने ही वाले थे कि तभी वहां नाना जी और गांव के 2-4 लोग आ पहुंचे। तो उन लोगों को देखकर वहां मौजूद सभी भूत हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद मामा जी ने अपनी पूरी आप बीती नाना जी को बताई, तो इस पर नाना जी ने कहा, आज से कुछ साल पहले इस घर पर एक पिता और उसके 3-4 बच्चे रहा करते थे, मगर एक दिन वो सभी कहीं से आ रहे थे कि तभी एक बड़ी सी ब्रेक फेल गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे उन सभी की वहीं पर मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा हर रोज भटकती रहती है। जिसके बाद मामा जी नाना जी के साथ घर चले आए, तो इस तरह से उस रात मामा जी की जान बच गई। अभी मैंने अपने मामा जी की पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई ही थी कि तभी मेरे एक दोस्त गौतम ने कहा, अरे अमित, मेरे चाचा जी के साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। इससे पहले कि गौतम कुछ बोले, दूसरे दोस्त ने हल्की दबी हुई आवाज में कहा, बताना क्या हुआ था तेरे चाचा जी के साथ? जिसके बाद गौतम ने बताना शुरू किया। आज से करीबन 12 साल पहले मेरे चाचा जी ने गांव के बाहर एक दुकान में बतौर स्टाफ का नया नया काम पकड़ा था। उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण लोग रात के वक्त टॉर्च का सहारा लेकर इधर उधर जाया करते थे। अमूमन उस समय लोग रात के वक्त ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकला करते थे। ऐसे ही एक रात चाचा जी की काम से छुट्टी हुई, मगर उस दिन शाम से ही काफी तेज बारिश हो रही थी। चाचा जी उस दिन अपने साथ छाता ले जाना भूल गए थे, तो छुट्टी हो जाने के बाद वो दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे रात भी बढ़ती जा रही थी। इस पर चाचा जी ने अपने मन ही मन में कहा, और 10 से 15 मिनट देखता हूँ, वरना भीगता हुआ घर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बावजूद भी बारिश नहीं रुकी, तो चाचा जी भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बारिश और तेज होती जा रही थी, मानो बारिश चाचा जी से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। खैर, अभी चाचा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर काफी हलचल होती दिखाई पड़ी। तो उस हलचल को देखकर चाचा जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस पेड़ के ऊपर घुमाया, तो उस पेड़ के ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पेड़ के ऊपर का नजारा देखकर इतनी बारिश में भी चाचा जी के प्राण सूख गए और उनका पूरा शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके 2 सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर चाचा जी को समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है,
जिसके बाद चाचा जी ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे घर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।